नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुनें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रीना है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। मेरी ज़िंदगी मेरे माता पिता के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। वह दोनों मुझे बड़े प्यार से रखते थे। मुझे अपनी मम्मी पापा इस दुनिया से सारे मम्मी पापा से स्पेशल लगते थे। मुझे ऐसा लगता था जितना प्यार मेरे मम्मी पापा मुझसे करते हैं उतना शायद किसी के माता पिता नहीं करते होंगे। मैं भी उनसे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी हूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। मेरे बिना कहे ही मेरी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी। मैं जैसा वहाँ कैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने कॉलेज की फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर गई हुई थी। मेरा ट्रिप पूरे एक हफ्ते का था, पर हमारे ग्रुप की एक लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से हम लोगों को जल्दी घर वापस आना पड़ गया था। मैं अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं घर आ रही हूँ। वैसे तो मेरी हर रोज़ उनसे बात ही हो रही थी, लेकिन आज मैं उनको एक स्पेशल सरप्राइज़ देना चाहती थी। आज पहली बार इतने लंबे ट्रिप पर गई हुई थी। मेरे माता पिता ने मुझे जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह लोग इतने दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते थे। पर जब मैंने जिद की तो उन लोगों ने मुझे भेज दिया, सिर्फ मेरी खुशी की खातिर। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अब जल्दी आ गई हूँ। मेरे माता पिता मुझे देखकर शॉक्ड रह जाएंगे और खुशी से फूले नहीं समाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज मेरे सामने खुलने वाला है जिसे सुनकर शायद मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहूँगी। दरअसल मैं अपने घर में जैसे ही घुसी तो दरवाजे पर ही मुझे मेरे मम्मी पापा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों हाल ही में बैठे हुए आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे थे। अपने बारे में उनकी बातें सुनकर मैं वहीं पर खामोशी से खड़ी हो गई थी, ताकि अपने माता पिता की बातें सुन सकूं। मम्मी पापा से कह रही थी कि मुझे रीना की बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे एक बार देख लूं। उसकी खुशी की खातिर हमने उसे जाने तो दिया, लेकिन यह हमारा दिल जानता है कि हम उसके बिना कैसे समय गुजार रहे हैं। मेरे पापा कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, वह सही सलामत घर आ जाएगी। हमारी बेटी बहुत बहादुर है और उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। अब उसकी खुशी के लिए हमें इतना तो करना ही था, और वैसे भी वह कई दूर थोड़ी गई है। सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। तो फिर सारा दिन अपनी बेटी को देखती रहना। लेकिन उसके बाद जो बात मेरी माँ ने कही उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अंदर जाने ही वाली थी, पर उन लोगों की बात ने मुझे सावधान कर दिया था और मुझे उस जगह पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने पर मजबूर कर दिया था। मैं पूरी बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं वहीं पर जमकर खड़ी रही। मेरे मम्मी ने पापा के जवाब में कहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान इस तरह से हमारी गोद में रीना को डाल देगा। शायद हमारे भाग्य में उसकी परवरिश करना लिखा हुआ था। पापा कहने लगे, मुझे भी रीना को देखकर विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वह हमारी ही बेटी है, जैसे उसने तुमने ही जन्म दिया है। तुमने देखा है, उसकी शक्ल बिल्कुल हम दोनों से मिलती है। अगर मैं उस दिन टाइम पर उस नदी के किनारे नहीं जाता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि वहाँ नदी के किनारे एक मासूम बच्ची पड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह अपनी जान से भी जा सकती थी। वह मासूम बच्ची नदी के किनारे कहाँ से आई थी, उसे कौन छोड़ कर गया था? आखिर वह कौन था जिसने अपनी मासूम सी बच्ची को नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था? वह इंसान जो भी था उसने उसे मारने के लिए ही वहाँ पर छोड़ दिया होगा। पर भगवान की कृपा से वह बच्ची नदी में नहीं थी, बल्कि लहर के साथ वापस किनारे पर आ गई थी। क्या इसके माता पिता को इस मासूम बच्ची पर ख्याल नहीं आया? पता नहीं वह कौन लोग होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए छोड़ देते हैं। उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि भगवान ने उनको औलाद जैसा सुख प्राप्त किया हो। वो लोग यह भी नहीं सोचते कि इस दुनिया में कुछ हम जैसे भी औलाद लोग हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। मेरी माँ कहने लगी कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में रीना को शामिल करके मेरी सोनी गोद को भर दिया, वरना मैं सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसती रहती। बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं उन लोगों की बातें अब फ़ौरन नहीं आ सकती थी। यह सारा सच जानकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। मैंने यह क्या सुन लिया था कि इतना प्यार देने वाले यह दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं किसी और की बेटी हूँ। मैं फ़ौरन घर के अंदर चली गई थी। अचानक मुझे दरवाजे पर देखकर मेरे मम्मी पापा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वह दोनों घबराकर खड़े हो गए और मुझे देखते ही पापा कहने लगे, रीना तुम यहाँ, तुम कब आई बेटा? मम्मी भी भागते हुए मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर कहने लगी, रीना बेटी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई?
कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? मैंने उन दोनों को कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी रही। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी मम्मी ने कहा, बेटी क्या बात हो गई है? तुम्हारे चेहरे की खुशी कहाँ गुम हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? मुझे परेशान देखकर पापा भी मेरे करीब आ गए थे। उन्होंने भी मुझसे वही सवाल किया जो मम्मी कर रही थी। मैं उन दोनों से दूर हो गई और कहने लगी, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? इतने सालों से आप लोग मुझे माँ बाप बनकर पाल रहे हैं। आखिर आप लोग कौन हो और मैं किसकी बेटी हूँ? मैंने अपने आप को सारी बातें सुन ली हैं। मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, बेटा हम तुम्हारे बारे में नहीं किसी और की बात कर रहे थे। मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ बेटी, तुम्हारे पापा के पास एक ऐसा केस आया है, वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम तो हमारी बेटी ही हो और तुमने देखा नहीं हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। आज के ज़माने में कोई माता पिता किसी की औलाद से इतना प्यार नहीं करता जितना कि हम तुमसे करते हैं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें हाथ से इशारा दिया और कहा कि आप लोगों को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की सारी बात सुन चुकी हूँ और सच भी जान चुकी हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैं घंटों तक कमरे के अंदर लॉक करके रोती रही। सोचती रही कि आखिर मेरे असली माता पिता कौन हैं? आखिर कौन है वह लोग जिन्होंने एक मासूम बच्ची को नदी के किनारे फेंक दिया था? क्या उन लोगों को मुझसे मोहब्बत नहीं थी? कैसी थी वो माँ जिसके दिल में अपनी बेटी के लिए ममता नहीं आई? इतने सालों बाद ही सही, मगर आज मेरे सामने यह सच्चाई खुलकर आ गई थी कि मगर आज मेरे सामने नदी के किनारे से उठाया था। बार बार मेरी मम्मी पापा कमरे का दरवाज़ा पीट रहे थे, बेटी दरवाज़ा खोल, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, एक बार हमारी बात तो सुन लो। मगर मैं उनकी इस बात से नाराज़ थी कि उन्होंने मुझसे इतने सालों से सच्चाई से अनजान रखा था। उन लोगों ने मेरी परवरिश करके मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने तो एक मासूम बच्ची को सहारा दिया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने मुझे खुद से अलग कर दिया था। क्या उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं आई थी? क्या उनका दिल नहीं दुखा था कि उन्होंने अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया था? मेरे दिमाग में अब आने लगा था कि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरे दरवाज़ा खोलने पर ही मम्मी पापा फ़ौरन मेरे करीब आकर खड़े हो गए थे। मम्मी तो बहुत तरह से रो रही थी और पापा भी परेशान नज़र आ रहे थे। मम्मी ने कहा कि बेटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। हम तुम्हें इस तरह से नाराज़ नहीं देख सकते। पापा कहने लगे, हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दो। तुम नहीं जानती कि हमारा दिल कितना दुख रहा है। हमने हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा। अब ने कभी सोचा ही नहीं कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। शायद भगवान की यह मर्जी थी, वह तुम्हें इस तरह से हमारी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मैं अब लोगों की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गुस्से से आकर आप लोगों से काफ़ी कुछ कह दिया था। लेकिन पापा, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन लोग हैं जिन्होंने मुझसे अपनी जान छुड़वाने के लिए मेरे साथ यह सब कुछ किया था। मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, बेटा इतने सालों बाद कैसे पता चल सकता है? और वैसे भी क्या तुम्हें हमारी परवरिश में कोई कमी नज़र आ रही है जो तुम इन लोगों की तलाश करना चाहती हो? मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हो ना और कुछ भी कर सकते हो। पुलिस वाले तो सालों पुराने केस भी हैंडल कर लेते हैं। मुझे आपकी परवरिश पर कोई शक नहीं है। बस आप एक बार मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या मैं उन लोगों के लिए इतनी बुरी थी? मैं उन लोगों से इस बात का सवाल करना चाहती हूँ, क्या मुझे फेंकते समय उन लोगों के दिल में रहम नहीं आया था? प्लीज़ आप किसी भी तरह मेरे असली माता पिता का पता लगाइए और मुझे वहाँ लेकर चलिए जिस जगह से आपने मुझे उठाया था। मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी और भरोसा दिलाया कि वह मेरे असली माता पिता की तलाश जरूर करेंगे। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी। उन लोगों ने एक तरह से मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वह मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मैं उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। बचपन से ही मैंने उसको देखा था और उन्होंने मेरी खातिर बहुत कुछ किया था। मैं मर कर भी उन लोगों का एहसान नहीं भूल सकती थी। उस दिन हम तीनों बहुत ज़्यादा रोए थे। 2 दिन बाद पापा मुझे उस नदी पर ले गए थे जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया था। वहाँ जाने के बाद वह मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम यहाँ पर एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। तुम पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। पता नहीं तुम यहाँ पर कब से पड़ी थी। हमारी टीम यहाँ करीब में इन्वेस्टिगेशन करने आई हुई थी। फिर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक बच्ची पड़ी हुई है। लोगों ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया क्योंकि सबको लगता था कि तुम मर चुकी हो। मैंने जैसे ही तुम्हें गोद में उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारे अंदर सांसें अभी बाकी हैं। मैं फ़ौरन तुम्हें अस्पताल ले गया। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा इलाज हुआ तो
पता चला कि तुम जिंदा हो। हालांकि तुम्हें पानी में भीगने की वजह से निमोनिया हो गया था। तुम्हारा इलाज होना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी समय तक तुम्हारा इलाज चलता रहा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बात जाना बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इस बच्ची को यहाँ कौन डाल कर गया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग उठी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपने घर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी पत्नी जो औलाद के लिए तरसती रहती है और डॉक्टर से इलाज करवाते करवाते थक चुकी है, अगर मैं तुम्हें उसकी गोद में ले जाकर डाल दूँ तो वह बहुत खुश हो जाएगी। मैंने इस केस को आगे नहीं बढ़ने दिया और फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी औलाद समझकर पालूंगा। तुम मेरी बेटी हो। मैं जब तुम्हें घर लेकर आया तो तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हो गई थी। हम दोनों को जीने की एक वजह मिल गई थी। हम तुम्हें देख देख कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुम हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुकी थी कि हम तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकते थे और हम भूल गए थे कि हमने तुम्हें यहाँ से उठाया था। यह सब बताते हुए मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और बहुत ही मजबूत इंसान थे। आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं उनको कमज़ोर समझ रही थी, क्योंकि वह किसी और की वजह से कमज़ोर नहीं हुए थे, बल्कि सिर्फ अपनी ही बेटी की वजह से कमज़ोर पड़े थे। मैंने अपने पापा को गले से लगा लिया और कहा था कि आप भी मेरे पिता हैं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा मेरी बात सुनकर बहकर बहुत खुश हो गए थे। मुझे उस जगह को देखकर तसल्ली हो गई थी और हम लोग घर वापस आ गए थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। मेरे पापा ने इस बात की इनविटेशन करनी शुरू कर दी कि मेरे असली माता पिता कौन थे, और फाइनली मेरे पापा को पता भी चल गया था मेरे असली माता पिता के बारे में। वह मुझे अपने साथ उस घर में ले गए थे जहाँ पर मेरे माता पिता रहते थे। मैं पापा के साथ वहाँ चली गई थी। यह एक छोटा सा और मामूली सा घर था। हमने दरवाज़ा बजाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। मेरे पापा ने उनको बताया कि वह पुलिस इंस्पेक्टर है और उनके घर में कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। पापा के मुंह से यह बात सुनकर तो वह आदमी घबरा गया और उसने जल्दी से पापा को घर के अंदर आने की परमिशन दे दी। हम लोग जैसे ही घर के अंदर घुसे तो घर की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत गरीब लोग हैं। आंगन में ही चरपाई एक औरत बैठी हुई थी जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल है। वह आदमी घर के अंदर आते ही मेरे पापा से कहने लगा कि आखिर क्या बात हो गई जो आपका यहाँ पर आना हो गया। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने 19 साल पहले कितना बड़ा जुर्म किया है। वो अपने पापा को एक अनजान सी नज़र से देखने लगी और कहने लगा, आप क्या कहना चाहते हैं। पापा कहने लगी कि 19 साल पहले नदी के किनारे से एक बच्ची मिली थी और वहाँ के लोगों ने बताया था कि उस बच्ची के माता पिता इसी घर में रहते हैं। तो बताओ कौन उस बच्ची के माता पिता, क्योंकि वह बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी सालों बाद इस केस की फाइल खुलकर आई है और अब तक पता नहीं चल सका कि आखिर वह कौन आरोपी थे। मैं यहाँ पर आप लोगों से इन्विटेशन करने आया हूँ। मैं उस मासूम बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। वह आदमी तो मेरे पापा की बात सुनकर घबरा गया, मगर अजीब बात यह थी कि जो पागल औरत चार पर बैठी हुई थी वह बहुत खामोश थी और उसने हम लोगों को घर से घुसते हुए देखा तक नहीं था। पर जब वह बात उसके कानों तक पहुंची तो वह अचानक खड़ी हो गई थी और चिल्लाते हुए हम लोगों के करीब आने लगी। मुझे तो उस औरत को देखकर अब डरने लग रहा था। मैं अपने पापा के पीछे छुप गई। वह औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मेरी बेटी मर गई? मुझे मेरी बेटी मुझे प्लीज़ ला कर दे दो। मैं अपनी बेटी को गोद में लेना चाहती हूँ। मैं 19 साल से उसके लिए तरस रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी को ला दो। वह आदमी औरत को शांत करवाने लगा, मगर मेरे पापा ने इशारा किया और पूछा कि यह कौन है। वह आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, यह तो बस पागल है, कुछ का कुछ बोलती है। अभी इसे कमरे में लेकर जाता हूँ, फिर हम लोग बैठकर बात करते हैं। वह औरत उस आदमी की बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, नहीं सर, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे तो मेरी बेटी के दुख ने पागल कर दिया है। मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पापा के कान खड़े हो गए थे और मेरे पापा ने कहा कि इन्हें कहीं मत लेकर जाओ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। वह आदमी पापा की बात पर पीछे हट गया था। उस औरत ने कहा, आप लोग यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं आप लोगों को सारी बात बताती हूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। हम दोनों ही उस औरत की बात सुनने के लिए बैठ गए थे। वह आदमी और वह औरत दोनों ज़मीन पर बैठ गए। वह औरत कहने लगी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ इस घर में कितने अत्याचार हुए हैं। जबकि जो आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ था वह बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। उस औरत ने कहा कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तभी से ही मुझ पर अत्याचार होने शुरू हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शादी के 4 महीने बाद जब मुझे यह खबर मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मेरी सास ने मुझसे जो बात कही थी वह बात सुनकर तो मेरी सास खुशी की मरसी गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे लिए फ़िक्र करने वाला भी कोई नहीं था।
क्योंकि मेरे अपने पति को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में होते हुए भी मुझसे कोई संबंध नहीं रखते थे। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब माँ बनने वाली होती है, लेकिन अपनी सास की बात सुनने के बाद जो मेरी माँ बनना मुसीबत की तरह हो गया था। मेरी प्रेगनेंसी के दिनों में सारा सारा दिन मैं रोती रहती, क्योंकि जिस दिन से यह बात घर में सब लोगों को पता नहीं चली मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन से ही मेरी सास ने घर में एक तूफान मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुमने मेरी बेटी पैदा करी तो मैं तुम्हारे साथ बह करूँगी। इसके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसा कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ नहीं किया होगा जैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगी। मैं पहले ही अपनी सास से बहुत डरती थी, लेकिन जब से मेरी सास ने मुझे यह बात बताई मैंने उनसे और ज़्यादा डरना शुरू कर दिया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी सास मेरी जान न ले ले। अभी तो मेरी डिलीवरी में काफ़ी समय था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे बेटा पैदा हो जाए तो मेरी सास मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी और मेरा पति भी मेरे साथ खुश रहेगा, क्योंकि मेरा पति भी सिर्फ अपनी माँ के जैसा ही बोलता था। कभी उसने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बहुत कम उम्र की थी, लेकिन इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा और बातें ही काफ़ी होती हैं। मुझे सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं अकेली ही इन हादसों से लड़ रही थी। मैं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। मेरी सांस हर गुजरते दिन के साथ मुझे धमकाते रही कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो सोच लेना कि क्या होगा। मुझे तो पोते की शक्ल देखनी है। मैंने अपने पति को बताया कि तुम्हारी माँ मुझे धमकी देती रहती है, कहीं वह मुझे मार ही ना दे। प्लीज़ तुम मेरे साथ दिया करो। बेटा, यह बेटी पैदा करना मेरे बस में नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर अब मेरी बेटी पैदा हो गई तो ना जाने तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या करेगी। मेरे पति ने इस बात पर मुझे मारना पिटना शुरू कर दिया था और कहा कि अगर मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं अपने पति से भी बहुत डरने लगी थी। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, इसलिए मुझे इस घर में जैसे तैसे रहना पड़ता था और इन दोनों के अत्याचार को खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता था। यह सदमा तो मेरे लिए किसी ज़िंदगी और मौत के फैसले से कम नहीं था। उन लोगों की बात मानने के अलावा